नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप इस वक्त मौजूद हैं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर हम बात करेंगे बिहार में इंडिया गठबंधन को लेकर। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था। लालू प्रसाद यादव ने बयान ममता बनर्जी के समर्थन के ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन करते हुए लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन को हमने बनाया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम इंडिया गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार। लालू प्रसाद यादव ने समर्थन किया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि बिल्कुल हम ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं। तो अब जो लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था, तो अब बिहार में इसका साइड इफेक्ट भी दिखना शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता और सचिव प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, उन्होंने कहा है कि अगर 2025 में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उस सरकार में दो दो डिप्टी सीएम होंगे। और यहां तक कि शाहनवाज आलम ने दोनों डिप्टी सीएम के जाति तक बता दी। उन्होंने कहा कि पहला जो डिप्टी सीएम होगा वो अल्पसंख्यक समुदाय से होगा और दूसरा जो डिप्टी सीएम होगा वो सवर्ण समुदाय से होगा। तो घमासान मचना लाजमी था। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के अंदर बयानबाजी जो है वो अब तेज हो गई है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। कुछ दिन पहले याद होगा जब इंडिया गठबंधन बनी थी और 2023 में, मुझे याद है कि जून में उसकी पहली बैठक जो है वो पटना में हुई थी। और उस समय लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को बोला था कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने को तैयार। यानी उस समय लालू यादव ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का अगुवाई करने का न्योता दिया। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव बदल गए हैं, उनका बयान भी बदल गया है। अब वो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो एक एक करके इस चर्चा में शामिल होंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बीजेपी से हैं और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं राजेश सिंह, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। इसके अलावा रामपुकार सिन्हा जी आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है कमल कमलेश जी, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। और प्रमोद सिन्हा जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। एक एक करके तमाम जो हमारे 4 गेस्ट हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत जो है वो हम कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता हैं कमल कमलेश जी, उनसे ही शुरू करेंगे। कमल कमलेश जी, मुझे ये समझा दीजिए कि ये लालू प्रसाद यादव के उस बयान के का साइड इफेक्ट समझा जाए, जो कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उस सरकार में दो दो डिप्टी सीएम होंगे। सौरभ जी, जहां तक कांग्रेस की बात है तो शाहनवाज जी का ये निजी बयान था, किसी सभा में थे वो और उन्होंने इस तरह की बातें कही। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि इस जवाब को जो है इतना तवज्जो दिया जाए। आदरणीय राहुल जी ने भी इस पर स्पष्ट कहा था कि कोई भी बयानबाजी जो है महागठबंधन के खिलाफ या जो भी हम लोग गठबंधन में है वो इस तरह की बयानबाजी ना करे जिससे असहज महसूस हो पार्टी को। तो ये उनका नहीं, स्पष्ट गाइडलाइन लेकिन था। असहज तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने न किया ना कांग्रेस को। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि ममता बनर्जी आप आगे बढ़िए, हम आपका समर्थन करेंगे। ये इसमें कहीं से कोई टूट वाली कोई बात नहीं है। अभी जो वर्तमान में राहुल जी नेतृत्व कर रहे हैं और
उनके सहमति से या फिर बिना सहमति के जो भी अभी लालू जी, आदरणीय लालू जी ने कहा, तो कहीं ना कहीं ये उनका अपना परसेप्शन था कि अब जो है, मान लीजिए हम लोग इतना चुनाव लड़े नहीं, मान लीजिए हम लोग ये कर पाए, लेकिन हम लोगों ने तो बहुत मतलब अच्छा आप ये किया। कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कमल कमलेश जी कि कांग्रेस पार्टी भी तैयार है, वो भी नहीं, चाहती है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करे। मैं मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी भी तैयार है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि इस तरह की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा रहा होगा जिसके चलते ये बातें उठ रही हैं और आदरणीय लालू जी ये बात कर रहे हैं। जी लेकिन सौरभ जी। यही लालू प्रसाद यादव, आपको याद होगा कमल कमलेश जी, 2023 जून पहली बैठक इंडिया गठबंधन की हुई थी पटना में, और उसी बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा था राहुल गांधी को कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने को तैयार हैं। हम लोगों ने जो बाराती बनने की बात आदरणीय लालू जी ने कहा था, हम लोगों ने वो साबित करके दिखाया। बस यही रहा कि हम लोग सरकार में नहीं आ पाए, लेकिन महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी ने इसका नेतृत्व बहुत अच्छे से अब तक किया है और आगे भी करती रहेगी। ये सब बातें बन रही है, यदि ये कुछ हो रहा है तो राजनीति, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, हो सकता है इसमें और शायद यही हो कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो किसी के लिए भी अछूता नहीं है। यदि तो हमारा ये है। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया, आपको लगता है आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत होगी उससे पहले एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं कांग्रेस के ऊपर लालू प्रसाद यादव? सौरभ जी, हम लोग अपनी स्थिति बिहार में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और या मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग गठबंधन पूरी तरह से और गठबंधन धर्म को निभाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन वो उनका बयान निजी बयान है, चाहे भले इसके लिए आपको प्रेशर पॉलिटिक्स हो चाहे या फिर निजी हो, तो लेकिन इससे पार्टी का कहीं कोई ये नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ हैं और रहेंगे। चलिए राजेश जी, ये बताइए, जो कुछ भी इंडिया गठबंधन में हो रहा है इसे देखकर खुशी होती होगी कि अच्छा बहुत। है, आरजेडी और नहीं, कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही है, या देखिए बयानबाजी दोनों में तेज हो गई है? देखिए लालू जी राजनीति के मैजे हुए खिलाड़ी हैं। पिछले बार कांग्रेस को 75 सीट दे के जब रिजल्ट आया तो उनके बेटा शहजादा जो तेजस्वी जी है वो बोले कि हमारी गलती थी कि मैंने कांग्रेस को 75 सीट दे दिया। और 2 दिन पहले सौरभ जी बड़ा बर्निंग क्वेश्चन था कि ममता जी को ही आगे ले जा रहे हैं, तो लालू जी 2 गेम का भी 2 से 3 दिन में जो है सो चेंज किए कि ममता जी बंगाल में है, बिहार से सटा हुआ बॉर्डर है, इनको जाति धर्म विशेष से विशेष लगाव है, उनके लिए लोग जान प्राण देते हैं। बांग्लादेश के मैटर पर कुछ बोलेंगे तो मुसलमान भाग जाएगा, तो उस पर तो कभी बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए पड़ोसी बंगाल के बारे में बोलते हैं कि ममता दीदी बहुत पावर में है, बहुत अच्छा है, इससे कम से कम मुसलमान का जो वोट हमारे वो मिलता है तो वो कम से कम बरकरार रहे। दूसरा है कि लालू जी चाहते हैं कि कांग्रेस को हमेशा औकात में रखने का। एक समय था कि कांग्रेस उनको औकात में रखता था, जब लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड हुआ था सौरभ जी, आपको याद होगा, हम लोग पुराने मित्र हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगा था, तो लालू जी दौड़े दौड़े भागे थे और जाके सोनिया जी की शरण में गए थे और किसी तरह सीताराम केसरी उस टाइम जिंदा थे तो मैनेज करके फिर सरकार को रिवाइव कराया गया था। अब परिस्थिति दूसरा हो गई है, लालू जी यहाँ मजबूत है, कांग्रेस का अपना जनाधार है नहीं, तो सोच रहे हैं कि जो देना होगा दे के समझ के हमको अपना चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ना है तो जनता तो 5 साल के लिए केंद्र में इनको घर बैठा दिया पूरा गठबंधन को। अब बिहार में आप देखते होंगे कि नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी जब साथ में चुनाव लड़ती है तो नीतीश जी का किया हुआ काम और भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ काम में कहीं लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। आप देखे होंगे कि 10 के चुनाव में ही लोग कहाँ थे।
तो अभी जो गठबंधन, चिराग जी हमारे के साथ है, उपेंद्र जी हैं, क्या कहते हैं, उपेंद्र जी हैं, इस नीतीश जी हैं, मांझी जी है, तो अभी हम लोग का गठबंधन है, हम लोग काम दिन रात कर रहे हैं। तो ये लोग जो 2 गो डिप्टी सीएम आ रहे, यहाँ सीएम बनने की बात है, यहाँ नेता विरोधी दल ठीक से बन पाइएगा नहीं, उसकी चिंता करिए आप। लेकिन राजेश जी अगर बीजेपी में 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो भी बन सकते हैं। 4 डिप्टी सीएम बना लीजिए, जब मौका मिलेगा तब ना बनाइएगा। यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, यहाँ सीएम और डिप्टी सीएम का कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ वैकेंसी जब तक नीतीश जी या बीजेपी साथ में है, कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ। और ये लोग, चलिए राजेश जी से संपर्क टूट गया। प्रमोद जी ये बताइए, तैयार हैं कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो 2-2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? इसके लिए तैयार है आरजेडी? देखिए सौरभ जी, हम लोगों के इस समय जो है बिहार के प्रति प्रतिबद्धता है, बिहार की जनता के प्रति नेता विपक्ष होने के नाते, और अभी जो वर्तमान में जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे 3C की बात हो, क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन, तमाम मुद्दों पर लगातार वो सरकार से को घेरने का काम कर रहे हैं, उनको आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं। और ये इसलिए कि आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के प्रति, विपक्ष में रहते हुए हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेवारी और अधिक बढ़ जाती है कि जब सरकार अगर फेल है तो उसको हम आईना दिखलाने का काम करें। और रहा सवाल जो आपका प्रश्न है, वो प्रश्न है कि जब 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, सरकार बनेगी, उस समय का प्रश्न है। और देखिए, और अभी जो आज बहस का जो विषय है, जो कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज आलम जी का जो बयान आया है, तो हमारी पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर चलने वाली पार्टी है, संविधान और लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। तो जब उस समय जब इस प्रकार की बातें आएगी तो उस समय जो तमाम घटक दल जो हमारे महागठबंधन में जो शामिल घटक दल के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो तय करेंगे कि कैसे क्या करना है और नहीं करना है। और राष्ट्रीय जनता दल का तो मानना है, हमारे नेता तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो लगातार कहते हैं कि A to Z की हमारी पार्टी है, A to Z का समावेश सरकार में भी होगा जब सरकार बनेगी। तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि किसी समाज, किसी वर्ग का जो उसका जो हक है उसको नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और रहा सवाल जो मुद्दे समय के हिसाब से, अभी चूंकि वो समय नहीं आया है, जब मान लीजिए जब सरकार बनेगी उस समय ये सारी चीजें सामने आएंगी। सौरभ, लेकिन प्रमोद जी आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया और जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया, आपको लगता है कि ये केवल इसलिए बयान दिया गया था क्योंकि कांग्रेस पर एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए चुनाव से पहले? क्योंकि कुछ ही महीने के बाद आपको भी पता है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी इंडिया गठबंधन में। देखिए सौरभ जी, ममता बनर्जी, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बातें कही थी कि हम महागठबंधन को लीड करेंगे। और एक मीडिया का एक वर्ग समूह ने हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव से उनसे ये सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी को दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा हाँ दे दी। तो क्या कहते ये बताइए। और रहा सवाल जो आप बोल रहे हैं, लेकिन प्रमोद जी आपको भी याद होगा ना, 2023 में जून में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे। तो उनके संदर्भों की अलग अलग व्याख्या की जाती है ना समय समय पर, ये भी तो बात समझने की जरूरत है ना। उन्होंने किस लहजे में कहा था ये बतलाने की तो जरूरत है नहीं। और रहा सवाल आज जो इंडिया ब्लॉक है सौरभ जी, तो इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, और आप नेता विपक्ष भी हैं राहुल गांधी जी। ये बतलाने की तो जरूरत नहीं ना है। अगर संख्या बल के हिसाब से भी देखा जाए
तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और लेकिन जहां उसके सवाल रहा बावजूद बिहार का, उसके नहीं सुन लीजिए सबसे सौरभ बड़ी जी, पार्टी कांग्रेस है, ये मान बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके बाद भी आप तो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं ना। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि चूंकि ममता बनर्जी ने ये बात उठाने का उन्होंने काम किया कि इंडिया ब्लॉक की अगुवाई हम करेंगे, उस पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मीडिया का एक वर्ग समूह ने इस प्रकार का प्रश्न करने का काम किया कि क्या ममता बनर्जी को दे दिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ दो दे दो दिया बार जाए। तो प्रमोद जी दो बार लालू जी ने कहा, दो बार लालू जी ने कहा कि हाँ हम ममता दीदी का समर्थन करते हैं। नहीं तो ये इसमें दिक्कत और परेशानी कहाँ है सौरभ जी, ये बतलाने का तो काम ये करिए झटका ना। है ना सारे कांग्रेस के लोग, लिए, नहीं, ये सारे कांग्रेस के लोग, लिए तो झटका है। सारे लोग जो है, तमाम घटक दल के शीर्ष नेतृत्व तो लगे हुए हैं ना कि महागठबंधन की मजबूती हो। जो इंडिया ब्लॉक बना है वो मजबूती से, अभी हम विपक्ष में हैं केंद्र में, तो हम मजबूती से वहां अपनी बातों को उठाने का काम करेंगे, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें लेकिन कहाँ सबसे कहाँ बड़ी दिक्कत पार्टी आ अगर रही है। विपक्ष तो की है तो वो सारे कांग्रेस सारे की है। नहीं तो सारे हम लोग, सारे आरजेडी सारे कांग्रेस को तो दरकिनार कर रही है ना। नहीं, इसमें दरकिनार करने की तो बात कहीं आ ही नहीं रही है ना। हम तो सारी बातों को स्पष्ट तौर पे कहने का काम किए, और ये तो समझने की जरूरत है। लोग इसकी परिभाषा और इसकी व्याख्या अलग अलग कर लें, वो अलग बात है। लेकिन आज इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस बतलाने की जरूरत नहीं है। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं, ये भी बतलाने की जरूरत नहीं है। बिहार में जब इंडिया ब्लॉक की बात आएगी तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चूंकि महागठबंधन के घटक दलों ने ही यह तय किया कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, तो जब बातें छन करके आएंगी और जब हमारे नेता, जब अभी तो बिहार विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है, जब उस समय जब हमारी सरकार बनेगी तो ये जो अभी जो जिनके बयान पर ये बहस का आज का विचार विमर्श चल रहा है, तो वो उस समय जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं उसके शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। और ये मान के चलिए कि हमारी सरकार बनेगी तो समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व उसमें होगा। सौरभ, चलिए, राम पुकार जी जी क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में? अभी तो चुनाव में मुझे लगता है कि 1 साल का वक्त है, अभी 11 बिल्कुल महीना सौरभ तो भाई। कह ही सकते हैं हम लोग। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ भाई, मैंने भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बयान को सुना और पूरे बिहार की राजनीति में एक हलचल हुई कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसके नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना है और और संसद में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, तो फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का ये बयान कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस होना चाहिए, तो ये तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात हो रही है। मैं इसमें कहीं इस बात को मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि बिहार की राजनीति में अब अगला 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें इंडिया अलायंस के नेता बिहार में तो सबसे बड़े लालू प्रसाद यादव हैं इंडी गठबंधन में, तो उस परिस्थिति में वो ममता बनर्जी जी को इंडिया अलायंस का नेता प्रोजेक्ट करना और कांग्रेस को दरकिनार करने की बात करना, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब वाकई में पहले राजेश भाई बतला रहे थे कि जो विगत विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें कांग्रेस को जितनी सीटें दी थी और कांग्रेस अधिकांश सीटों पर पराजय हुई, बहुत कम सीट पर जीत पाया, उसमें उसका ये कारण रहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो उसका उनको अफसोस हमेशा बना रहता है कि भाई हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए अगर कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देते। लेकिन शायद उनको ये अंदर खाने में जाना चाहिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का पिछलगू बनकर काम कर रही है, तो ये तो सर्वविदित है कि भाई लालू जी जो चाहेंगे वो होगा बिहार में। और लालू जी कहेंगे कि मैं कांग्रेस श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी जी को हम इंडिया अलायंस का नेता वहां प्रोजेक्ट करेंगे, तो कांग्रेस को मान जाना चाहिए भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश भाई बैठे हुए हैं, उनको कह देना चाहिए कि जब लालू जी कह रहे हैं, लालू जी तो ये भी बोले थे ना कि राहुल जी को कि आप आगे बढ़िए, आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार है, तो लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस आगे थी, अब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आगे बढ़े। तो भाई देखिए, बिहार की राजनीति में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो
व्याख्या कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वह रियलिटी ये बिहार का विधानसभा चुनाव में संदेश देगा कि लालू प्रसाद यादव जी इंडिया अलायंस में जो चाहेंगे वही होगा, चाहे वाम दल हो, कांग्रेस हो, माने इन तमाम लोगों को जो एक कहता है ना कि देहाती कहावत की उनकी हकीकत दिखा देगा कि आपकी क्या वजूद है, वो लालू प्रसाद यादव जी 2025 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भाकपा माले, इन तीनों पार्टी को, इसके अलावा इतर कांग्रेस, ये 4 गठबंधन के लोग हैं इनके गठबंधन में, और उधर वीआईपी भी है मुकेश, आदरणीय मुकेश सहनी जी। तो इन लोगों को ये बतला रहे हैं कि देख लो भाई, मैं राष्ट्रीय पार्टी को सीधा करने के लिए तैयार हूं, कांग्रेस की वजूद को मैं बिहार में दिखा दूंगा, ज्यादा इतर उतर जाएगा तो भाई मैं सुश्री ममता बनर्जी जी को इंडिया अलायंस का नेता प्रोजेक्ट कर दूंगा। यही जो स्थिति है, यही बात है, यही धरातल की जो वस्तु स्थिति है सौरभ भाई, यही बात। और इसीलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ये बयान दे रहे हैं इंडिया अलायंस के नेताओं में, और ये लोग जो अपना बयान देते रहे भाई, हम लोग तो भाई पूरी मजबूती के साथ हमारा एनडीए गठबंधन काम कर रहा है और काम करता रहेगा। जी सौरभ भाई। चलिए, कमल कमलेश जी जवाब देना चाहेंगे? काफी बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस को। अभी तो बीजेपी ही जेडीयू की पिछलग्गू यहाँ बनी हुई है बिहार में, हम लोगों ने देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो है 8 राज्य में 28 नवोदय विद्यालय का जो है स्वीकृति दिया गया, और 19 राज्य में 86 केंद्रीय विद्यालय का जो है ये किया गया। तो बिहार में जो ये डबल इंजन की सरकार है, तो इनकी तो मंशा इसी से जाहिर होती है कि इनका न शिक्षा के प्रति, बिहार का जो भी अभी चल रहा है, छात्र बीपीएससी के वहां पे लाठी डंडा चला रहे हैं ये लोग, तो शिक्षा से अब बिहार को कोई मतलब नहीं रह गया है इस डबल इंजन की सरकार में। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है, इससे भी इस सरकार में किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग चुनाव में किस बेसिस पे जाएंगे, तो इनको ये सब सोचना पड़ेगा। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश जी भी यात्रा निकाल रहे हैं 15 तारीख से, तो ये यात्रा निकालेंगे भी या नहीं निकालेंगे, ये भी अब संशय वाली बात हो रही है, क्योंकि इस पे इतना खर्च आने वाला, लगभग 2.25 अरब रुपए का जो खर्च होना है इस पे। नहीं तो और वो तो राशि जो है वो कैबिनेट से पास हो गई है, फिर मैं यात्रा उस पे, नहीं होगी, इसमें कहाँ कोई मतलब, तो यात्रा पर कोई संशय नहीं है। सौरभ जी, इतना पैसा खर्च करके इस यात्रा को निकालना ये कहां तक सही है, और बिहार की जनता पे ही इसका असर अंतिम में पड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार की जनता को अब देखना चाहिए कि उनकी गाड़ी कमाई का पैसा ये लोग किस चीज में खर्च करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अब बिहार की जनता अब देख रही है और समझ रही है, जो इनको इस बार हटाने का काम करेगी, और बिहार की जनता को इस बार एक डायरेक्शन पे रहना पड़ेगा। ये त्रिशंकु सरकार जो बिहार में बार बार हो रही है, जिसके चलते नीतीश जी जो है बार बार पलटी मार के इधर और उधर बन के ये सरकार बना लेते हैं, इस बार बिहार की जनता ये भी इसको खत्म कर देगी। आर और पार की लड़ाई में बिहार की जनता के साथ, और पूरा महागठबंधन भी इस डायरेक्शन पे चल रहा है कि हम लोग इस बार 3 त्रिशंकु सरकार नहीं बनने देंगे बिहार में, चाहे वो चाहे हम, बस आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग भी तैयार हैं और बिहार की जनता भी तैयार है। जी सौरभ जी। राजेश जी, आरोप ये लग रहा है कि यात्रा के नाम पर जो 225 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये फिजूल खर्ची है और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और जवाब 2025 में देगी। नीतीश जी का ये तो पहला यात्रा सौरभ जी नहीं है। आप देखे होंगे कि इसके पहले दर्जनों यात्रा किए हैं। उसी यात्रा का परिणाम है कि आप देखे होंगे कि साइकिल योजना, जो बच्ची घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो बच्ची जो है रोड पर ड्रेस पहन के चला, जो पूरा देश अनुकरण किया। उसी यात्रा का परिणाम है कि घर घर में जो है सो रोड पहुंच गया। उसी यात्रा का परिणाम है कि ना महिला में आरक्षण हो गया। हमारी बेटी जो है सुरक्षा देख रही है। दलित की बच्ची जो है चेयरमैन बन के बैठी हुई है। उसी यात्रा की इनको दिखाई देगा, इनको इन लोगों को कुछ दिखाई देता है कि घर से बाहर लोग नहीं निकलता था, कोई
अति पिछड़ा पिछड़ा का कोई इलेक्शन से ही लोग चूज करके रखे थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चेयरमैन कोई दलित बैठता था क्या? कोई अति पिछड़ा का बेटा बेटी बैठता था क्या? तो ये लोगों को तो फुजिलकर्जी कर दिखेगा ही। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का सरकार जो है, सौरभ जी, अब चुनाव में लेट नहीं है, 8 महीना के बाद जो है सो आचार संहिता 7 महीना बाद लग जाएगी, सितंबर में लग जाएगी, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। तो लालू जी अभी देखिए आज भी महुआ गए हुए हैं, तो वो अपना फील्डिंग सजा रहे हैं कि कैसे डाउन टू अर्थ कांग्रेस को रखना है। यहाँ कांग्रेस तो उनके बैसाखी पर चलता है, कांग्रेस का अपना कुछ तो है नहीं बिहार में। तो वो पूरा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है कि 10 गो 12 गो 15 गो 20 गो सीट दे के चुपचाप रख ले। कांग्रेस कह रही है कि 2 गो डिप्टी, अरे यहाँ तो सरकार बनना नहीं है, मान के चलिए 5 गो सीट 7 गो कांग्रेस के आ गया, 10-15 गो उनको आ गया, तो नेता विरोधी जो उनको रहना है, डिप्टी सीएम सीएम की बात कहाँ है? सौरभ जी, हम लोगों के राजनीति का 3 साल हो गया, हम लोग देख रहे हैं नीतीश जी जहाँ रहते हैं सरकार वहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी या नीतीश जी का ही देन है कि देखे होंगे कि 10 में कहाँ सिमट गए थे। इस बार देखिएगा कि कहाँ ये लोग सिमटेंगे। हम लोग पूरी तैयारी में हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है, केंद्र से लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, पूरा हर विभाग में रुपया है, हर विभाग में काम चल रहा है, पुल पुलिया रोड एक तरफे से काम चल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बन रही है, पूरा काम चल रहा है। अब यहाँ कुछ दिखने उखने वाला नहीं है। आरजेडी कांग्रेस ही से डफली बजाए, केंद्र में 5 साल है, ये लोग कहते खाते खटाखट खटाखट 1 लाख भेजेंगे, 1,20,000 अकाउंट में भेजेंगे। यूपी के जनता सब महिला सब कहा ना कि झाड़ू लेके आएगा 23 बार, तो जनता को तो बगला के कि लोग सीट हम लोग को कम करा दिए, 29 में देख लीजिएगा 400 पार फिर रहेंगे। सौरभ जी, भगवान करे ये हमारे सभी साथी आबाद स्वस्थ और मस्त रहें। बिहार की जनता जो है तो नवंबर में इन लोगों को दिखाएगा और 29 में वहां भी दिखा देगा। चलिए प्रमोद जी, सरकार वही बनेगी जहां नीतीश कुमार रहेंगे, साल कोई भी हो, चुनाव कोई भी हो। देखिए सौरभ जी, रामपुकार सिन्हा जी का एक शब्द पिछलग्गू और राजेश सिंह जी का एक शब्द बैसाखी, आपने देखा कि जब ये अभी बोल रहे थे तो ये 2 शब्दों का जिक्र दोनों कोई लगातार कर रहे। तो रामपुकार सिन्हा जी की जिस पार्टी से आते हैं वो किसके पिछलग्गू बने हुए हैं, शायद दूसरे पे कटाक्ष करने के पहले अपनी आप बीती को नहीं समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आप समझ लीजिए कि पिछले 3 दशकों से मुख्यमंत्री का एक चेहरा तक नहीं बना पाया। जनता दल यूनाइटेड का पिछलग्गू बनी हुई है, उनके बैसाखी पर है और इतना प्रफुल्लित हो रही है। रहा सवाल, वो कह रहे हैं कि दिन रात काम हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। राजेश भाई, तो आप बताइए कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार अंतिम पंक्ति पर क्यों खड़ा है? क्यों? चाहे गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा की, नहीं सुन लीजिए, अब आपकी बातों को राजेश जी, बिजली का नहीं राजेश जी सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपकी बात को गंभीरता से हम सुने चाहते तो उस समय हम भी आपके बात का जवाब दे सकते थे, लेकिन हम अब जब दे रहे हैं तो सुनिए बात को। नीति आयोग की रिपोर्ट कोई हमारी रिपोर्ट नहीं है और सिर्फ बिहार के संदर्भ नहीं है, देश के तमाम राज्यों के संदर्भ में है। अगर आप दिन रात लगातार काम कर रहे हैं, 19 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और 17-18 साल से एनडीए की सरकार है, 10-11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, तो बिहार कहाँ विकास के रास्ते पर अग्रसर है? आप बताने का काम करिए ना। शिक्षा में अभी कैग का जो रिपोर्ट आया, आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग के बारे में सारी स्थिति को खोलने का काम कर दिया। तो ये आपका शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अन्य चीजों में, गरीबी उन्मूलन में आप सबसे अंतिम पंक्ति पे खड़े हैं, तो इसको आप समझने की जरूरत है। और विकास की जहां तक बात कर रहे थे, तो कुछ दिन पहले पुल पुलिया का जिस तरह से निरंतर जो है बह जा रहा था, भरभरा करके गिर जा रहा था, तो इसी तरीके का विकास तो हुआ है। जो यूपीए 1 सरकार की जो उपलब्धियां थी उसको ये लोग 2005 से 2010 तक भुनाने का काम किए। और आज जो है से विकास की बात करते हैं, निसंदेह रूप से बिहार की जनता इन तमाम चीजों को बारीकी से देख रही है। और 2020 का ही आप सौरभ जी, 2020 का ही बिहार विधानसभा का चुनाव आप देख लीजिए,
मात्र 12,000 वोट के अंतर से हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, या कहिए कि शासनादेश के बल पर कई सीटों को इन्होंने हासिल करने का काम किया, नहीं तो 2020 में ही हम लोग की सरकार बन गई रहती। और 2025 में ये लोग जो सपना देखने का काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का सपना ध्वस्त हो जाएगा। जैसे 400 पार का नारा ये लोग दे रहे थे ना, उसी तरीके से इस बार एक नया नारा इन लोगों ने करने का काम किया है। लेकिन बिहार की जनता जो इस है, बार भी तो टारगेट, इस बार भी तो प्रमोद जी टारगेट सेट है एनडीए का 225, इसी 2020 में 200, 2025 में 225। बस उसी पर हम कह रहे थे कि इन लोगों ने फिर से जो है वो नारा सेट करने का काम किया है। बिहार की जनता इनका अता पता साफ कर देगी कि जो ज्वलंत मुद्दे लगातार 19 सालों से मुख्यमंत्री रहने के बाद भी यथावत है, उसमें विस्तार हुआ है। चाहे आप जैसे यहाँ से पलायन की बात कर लीजिए, चाहे विस्थापन की बात कर लीजिए, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर काम इन लोगों ने करने का काम किया है, ये बतलाने की जरूरत है ना। सिर्फ कह देने से कि इतना हम लोगों ने काम किया, तो काम किया तो नीति आयोग में बिहार के भी जो केंद्र में कैबिनेट में मंत्री हैं वो भी उसके सदस्य हैं। क्यों नहीं, जैसे नीति आयोग को ये लोग कहते हैं कि आपका जो रिपोर्ट है वो फर्जी रिपोर्ट है। 1,65,000 करोड़ रुपया पहले कहते थे, अभी महागठबंधन की सरकार कुछ दिन पहले तक थी तो नीतीश कुमार जी कहते थे केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अब जब 10 माह से इनकी 11 माह से सरकार बनी हुई है तो ये कह रहे हैं केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब ये कहने की 1,65,000 करोड़ रुपया जो पूर्व में जो इन लोगों ने घोषणा करने का काम किया था, अगर वो घोषणा किए और वो दे दिए बिहार को, तो आखिर वो पैसा कहाँ गया ये बतलाने की जरूरत है। आखिर वो पैसा कहाँ है इन लोगों ने किया कि आज भी जैसे नीति आयोग के रिपोर्ट में हम लोग अंतिम पायदान पे खड़े हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने का इन लोगों को काम करना चाहिए। राजेश जी जवाब दीजिए। प्रमोद जी को नीति आयोग का रिपोर्ट उनके पास आया है कि अंतिम पायदान पर बिहार अब नहीं है, बिहार अग्रसर है विकास की ओर और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। जिस मेट्रो की सतत विकास लक्ष्य के द्वारा, सतत विकास लक्ष्य के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और अभी जो सत्र चल रहा था उस दौरान जो स्वास्थ्य विभाग के बारे में जो सारा खाका जो है बतलाने का काम किया गया, प्रेजेंट में आपके जब जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आते हैं और बिहार सरकार के एक मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल करके रखते हैं विभागीय मंत्री के मौजूदगी में, उस पर आप जवाब देने का काम कीजिए ना, फिर विकास कहाँ चला जाता है। अरे भाई विकास तो यही है कि पटना में देख रहे हैं कि मेट्रो बनने के फाइनल स्टेज में है, मेरीन ड्राइव देख रहे हैं पटना में, देखिए ना जहां जहां रात में पटना ऐसा शहर में 7 बजे निकलता था पूरा पार्क बन गया नीतीश जी के तो 19 साल के शासन में। अभी देखिए मेरीन ड्राइव का क्या स्थिति है। तो आप तो जब यहाँ से देखिएगा तो यहीं से दूरबीन से आपको दिखाएंगे, यहाँ से मधेपुरा जो है से आप 4 घंटा में चले जाइएगा, यहाँ से भागलपुर जो है से आप 4 घंटा में चले जाइएगा, इधर से बक्सर 3 घंटा में चले जाइएगा, आपको दिखाई नहीं देता है। बिजली का बजट कहाँ था, 24 घंटा में खाली गवर्नर हाउस और सीएम हाउस में बिजली रहता था, बाकी जो है से पटना टाउन में भी बिजली करती थी। अभी देहात में 24 घंटा में 23 घंटा बिजली रहती है, तो ये तो आपको दिखाई नहीं देगा। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख ही रहे हैं, पूरा इस गली से लेके मोहल्ला तक पीच जो है से जुड़ गया। राजधानी पटना की बात कर लीजिए राजेश भाई, तो प्रत्येक दिन दर्जनों घटनाएं होती हैं चैन स्नैचिंग की। आज ही सुबह में पीएमसीएच के सामने जो है रंगदारी की घटनाएं हुई हैं, गोलीबारी हुई है। ये मत कहिए कि सुबह दोपहर और शाम। आखिर एनसीआरबी का जो आंकड़ा है ये भी केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है, इसका भी आपको तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है। जब आप पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हैं तो अपने सरकार की इन उपलब्धियों पर भी गौर कर लीजिए कि अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इस पर भी देखिए। अपराध पर तो आप मत ही बोलिए, आपके शासन में आप अरे कुछ नहीं, आप सिर्फ एनसी नहीं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में माननीय उच्चतम न्यायालय का क्या आदेश था उसको भी समझने की जरूरत है ना। वो भी तो बिहार पर झूला नहीं है। नहीं आप अभी हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को देख लीजिए ना,
फिर मुजफ्फरपुर में ही दूसरी घटना घटती है, उस पर भी बात कर लीजिए। लगातार जो है राजधानी के भीतर, पटना राजधानी के भीतर जो है लगातार जो है हत्याएं हो रही हैं तमाम पार्टी के। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के पटना सिटी में जब हत्या हो जाती है, अभी कुछ दिन पहले मनेर में एक अभी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं रामपुकार सिन्हा जी, उनके कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। अभी सुबह में पीएमसीएच के सामने इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो एनसीआरबी का आंकड़ा जो आता है वो कैसे आता है? जो संज्ञेय अपराध थाना में दर्ज होता है उसी को आधार बना करके वहां से रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अभी देखिए आरजेडी के लोग को अपराध पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है राजेश जी, ठीक है राजेश जी, प्रमोद जी, कमल जी ये बताइए, आपने जिस तरीके से बोला कि शहनवाज आलम का जो बयान है वो उनका निजी बयान, तो आपको नहीं लगता है कि इस तरह का बयान देने से थोड़ा सा बचना चाहिए? क्योंकि गठबंधन के अंदर जो है वो मतभेद पैदा होता है ऐसे बयानों से। बिल्कुल सौरभ जी, इससे तो सारे गठबंधन को जो भी बयानबाजी हो रही है, इस तरह की बयानबाजी तो नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी का छवि ही धूमिल होता है और गठबंधन में भी तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती है, जिसका लाभ जो है सामने वाले को जो है उसका कुछ न कुछ मिल जाता है। नहीं करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली आपको संभव लगता है कि दो डिप्टी सीएम इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनी तो? ये बयान फिर ये भी सवाल होगा लिए... कि दोनों डिप्टी सीएम किस किस पार्टी के होंगे? सौरभ जी, अभी पार्टी का जो अभी वर्तमान में जो स्थिति है हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनका अपना निजी ही बयान है, ये इसे पार्टी का कहीं लेना देना नहीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उम्मीद तो आपको लगती है ना कि 2025 में आपकी सरकार बनेगी? ये तो उम्मीद है ना? बिल्कुल बनेगी। और ये बैठ के गठबंधन का काम होगा कि निर्णय लेना, एक डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम बने या नहीं बने। पिछली बार 75 सीट मिली थी, इस बार मिलेगी, ये उम्मीद है आपको? बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि पिछली बार सवाल खड़ा किया गया था कि 75 सीट में मात्र 19 सीटों पर जीत हुई थी कांग्रेस की। उसमें बहुत सारा फैक्टर था सौरभ जी। हम लोगों ने इसमें पहले भी, मैंने भी इस बार कई बार बोला है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उस हार से हम लोगों को सीख लेके जो गलतियां हम लोग पूर्व में किए हैं उसको हम लोग दोहराएंगे नहीं। हम लोग मिल बैठ के, ये सीट का मसला नहीं इस बार आने वाला है। हम लोग का डिमांड रहेगा कि हम लोग, और किसी भी पार्टी का डिमांड यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ें और विजय प्राप्त करें। लेकिन यदि विजय ही नहीं मिलेगा तो हम सीट लेके भी क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये हमको भी समझना है और उनको भी समझना है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनकी यदि छवि धूमिल होती है तो इनसे महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं इस छवि जो है उसकी खराब होगी। तो ये देख के ही सामने वाले को भी निर्णय लेना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं। चलिए रामपुकार जी, काफी आश्वस्त है, मतलब कांग्रेस काफी आश्वस्त है कि सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। अब दो डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे ये आला कमान तय करेंगे। वही हम इंजीनियर कमलेश भाई की बात को सुन रहे थे। देखिए भाई साहब, ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि 75 सीट का चिंतन ही आप बिहार में कांग्रेस छोड़ दे। देखिए भाई, हम लोग भी थोड़ा पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं और उस परिस्थिति में हमारे बड़े भाई सौरभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी ढंग से समझ रहे हैं 40 वर्षों में। तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि देखिए इस बार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जो चाहेगी इंडी गठबंधन में वही होगा। उसमें मानना पड़ेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, मानना पड़ेगा भाकपा माले को, मानना पड़ेगा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को, मानना पड़ेगा विकासशील इंसान पार्टी को और मानना पड़ेगा कांग्रेस आई को। तो इसलिए हम जरूर कह सकते हैं भाई साहब, जो इंडिया अलायंस में, ठीक है सर समय की कमी है, एक बार प्रमोद जी के पास भी आएंगे, फिर राजेश जी के पास। प्रमोद जी, इस बार भी 2025 में 75 सीट देंगे कांग्रेस को?
देखिए सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये सब जो बातें होती है महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उसके शीर्ष नेतृत्व तय नहीं, करेंगे। 2020 में हुई थी ना कि नहीं नहीं ज्यादा सीट देना नुकसान हो गया गठबंधन को। नहीं नहीं देखिए देखिए 2025 में अभी समय है और जब समय आएगा तो महागठबंधन के तमाम घटक दल के शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठेंगे और किनको कहाँ लड़ना है, किनको कितनी सीटें मिलनी है, ये तो आपस में तय होगा। ये थोड़े है कि हम लेकिन उनको आपको उतनी लगता सीटें दे है देंगे। जो स्ट्राइक नहीं रेट, प्रमोद जी, जो स्ट्राइक रेट 2020 में रही कांग्रेस की, आपको लगता है उस हिसाब से फिर से 75 सीट देना उचित होगा? देखिए जो जब चुनाव का समय आएगा और जब ये सब चीजें सामने आएंगी उस समय देखा जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगी और वो तमाम जो महागठबंधन में जो घटक दल होंगे उसके शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे। बैठ करके आपसी सहमति से ही ये सब चीजें तय होती। सौरभ जी चलिए राजेश जी, और समय की कमी है, अंतिम कमेंट। 2025 में किसकी सरकार? आरजेडी का गठबंधन क्या स्वरूप लेगा उससे मतलब नहीं है। मैं विकास और अमन चैन में विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी और हमारे सभी साथी मिलकर कर रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं। उसी आधार पर हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। इन लोगों को विरोधी दल के नेता लायक भी बहुमत नहीं आएगा। आप इस बात को रिकॉर्ड तो आपके स्टूडियो में होता ही है सौरभ जी, एक बात रिकॉर्ड कर लीजिए। अक्टूबर में प्रभु का कृपा रहेगा तो फिर मिलेंगे। इस बात पर कहेंगे कि हमारे साथी प्रमोद सिन्हा जी, आपको कितना जनता ने वोट दिया और कितना सीट आया और तेजस्वी जी को कहाँ बैठाया। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत प्रणाम। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है बिहार विधानसभा की, और सभी जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने अपने पैतरे जो है वो भी आजमाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दिया। अब उसके एक मायने ये भी हो सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अभी से एक प्रेशर बिल्डअप करना चाहते हैं कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि कुछ महीने के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में बातचीत शुरू हो जाएगी। तो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। तो सभी पार्टी और नेता के अपने अपने पैतरे हैं जिसको आजमाना शुरू कर दिया है नेताओं ने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कल हम फिर किसी राजनीतिक मुद्दे के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और अंतिम में मेरा अपील आपसे यही है कि अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और अगर आप अब तक आपने न्यूज 24 बिहार झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। और अगर आज की चर्चा में अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्ते।